को लेकर लंबे समय से चर्चाएं चल रही थी और आप सब ने भी रह रहकर कई बार ये प्रश्न पूछा कि आप किससे गठबंधन करने जा रहे हैं। बहरहाल मैंने हमेशा इस मर्यादा को बनाए रखा कि गठबंधन की बातचीत जब तक गठबंधन के भीतर ना हो उसको सार्वजनिक करना गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ने के बराबर है। लोकसभा चुनाव और आगामी 2025 विधानसभा चुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन किसके साथ होगा, इसको लेकर आज पार्टी के भीतर भी एक गहन मंथन हुआ है, विस्तार में चर्चा हुई है। आज सुबह केंद्रीय गृह राज्य मंत्री आदरणीय नित्यानंद राय जी आए थे, उनके साथ भी कई विषयों पर चर्चा हुई है। अंतिम मोहर इस पर ना लगने तब तक उसकी सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। हम दोनों भाई मिले हैं और जब मिलते हैं तो कुछ न कुछ तो बात होती है और जब हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। माननीय रामविलास भैया और भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं। मैंने बीजेपी के लोगों से आज से 6 महीनों पहले हमारे पास लोग आए थे जिसमें मोकामा में चुनाव होने की बात थी। मैंने स्पष्ट कहा था कि मैं हमारा चिराग पासवान और हमारा तालमेल एक दल में नहीं हो सकता है। यदि आप एनडीए के गठबंधन में लाना चाहते हो तो मैं विरोध नहीं करूंगा। अखिलेश शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। सीधे उनके पास चलते हैं, उनसे जानते हैं कि क्या कुछ पर्दे के पीछे और पर्दे के सामने घट रहा है। अखिलेश, आज थोड़ा सा सवाल लंबा है। पिता का साया क्या सर से उठा? चिराग पासवान के लिए दुनिया ही बदल गई थी। जिस चाचा को पिता ने राजनीति में स्थापित किया वही चाचा पार्टी लेकर केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हो गए, जबकि चिराग को उम्मीद रही होगी कि पिता के बाद उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी। उनके लिए वनवास थोड़ा लंबा हो गया था। निश्चित तौर पर शारिक, लेकिन सवाल का जवाब भी यही है कि वनवास जो चिराग पासवान का हुआ था जल्दी ही समाप्त होने जा रहा है। आज सुबह जिस तरह से नित्यानंद राय से उनकी मुलाकात हुई, उसके बाद उनकी अपनी पार्टी के नेताओं से बात हुई जिसमें कि उनको अधिकृत किया गया और ये कहा गया कि अब वो बीजेपी के साथ जाएंगे। जल्दी ही आपको चिराग पासवान बीजेपी के नेताओं के साथ नजर आएंगे। 18 तारीख को दिल्ली में एनडीए की महत्वपूर्ण बैठक संसद के मानसून सत्र से पहले बुलाई गई है। संभावना है कि उसमें चिराग पासवान हिस्सा लेंगे और उससे पहले भी एक बड़ा जो घटनाक्रम हो सकता है वो ये कहा जा रहा है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद में जो विस्तार हो सकता है, जिसके लिए 12 जुलाई की तारीख बताई जा रही है, माना जा रहा है कि उसमें भी चिराग पासवान जल्दी ही मंत्रिपरिषद में भी आपको नजर आ सकते हैं अगर सब कुछ ठीक रहा और अगर सब कुछ जो संभावना जताई जा रही है उसके अनुसार होता है। तो इसमें बीजेपी का गणित बिल्कुल साफ है। जो आपने बात चाचा भतीजे की कही थी, आपने चाचा पशुपति पारस को भी सुना। उससे कुछ दिनों पहले मैंने चर्चा की थी। उन्होंने कहा था कि दोनों पार्टियों का विलय तो नहीं होगा किसी भी सूरत में, लेकिन हाँ, अगर चिराग पासवान एनडीए में आना चाहते हैं तो पशुपति पारस ने कहा था हमसे बातचीत करते हुए कि वो इसका विरोध तो नहीं करेंगे लेकिन स्वागत भी नहीं करेंगे। तो यानी इस पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं है। ये बात बिल्कुल साबित सही हो चुकी है कि उन्हें कोई ऐतराज नहीं है इस पे अगर चिराग पासवान आते हैं। और अब सवाल ये कि आखिर अलग क्यों हुए थे, चाचा भतीजे में ऐसा विवाद क्यों हुआ था? ये महाराष्ट्र में जैसे चाचा भतीजे का चल रहा है, या आपने यूपी में देखा था अखिलेश यादव शिवपाल यादव का, वैसे ही चाचा भतीजे का विवाद ये बिहार में भी हुआ था पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच में। इसके पीछे प्रमुख वजह ये थी कि नीतीश कुमार जो है वो ये बार बार आरोप लगाते थे कि चिराग पासवान ने बीजेपी के इशारे पर चुनाव लड़कर, अलग से चुनाव लड़कर उन्हें कई सीटों पर नुकसान पहुंचाया था। तो नीतीश कुमार चूंकि तब बीजेपी के साथ थे, उन्हें मनाने के लिए, उन्हें अपने साथ रखने के लिए बीजेपी ने चिराग पासवान की जो पार्टी थी उसमें एक तरह का ये विलय हुआ था और उसके बाद पशुपति पारस को बीजेपी ने अपने साथ लिया था। चिराग पासवान की अपनी जो खुद की कार्यशैली है उसको लेकर के भी कई शिकायतें थी, ये भी एक कारण रहा था इस विभाजन को लेकर के। लेकिन अब ये तय मानिए कि विभाजन तो जो हुआ था वो तो रिवर्स नहीं होगा, यानी दोनों पार्टियां अलग अलग रहेंगी, लेकिन एनडीए में दोनों साथ जाएंगे। और जल्दी अगर आपको दोनों ही मोदी मंत्रिपरिषद में भी चाचा भतीजे दिखाई दें तो उसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी। लेकिन आज के घटनाक्रम से ये बिल्कुल साबित हो गया है कि बिहार में बीजेपी किस तरह से जो सारी पार्टियां पहले उसके साथ रही हैं नीतीश कुमार को छोड़ करके, उन सबको अपने साथ लेने का प्रयास कर रही है। चाहे जीतन राम मांझी हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो, चाहे मुकेश सहनी हो, चाहे चिराग पासवान हो, इन सबको बीजेपी इकट्ठा कर रही है लोकसभा चुनाव से पहले। और इसमें यह भी एक फार्मूला बिल्कुल साफ है शादिक कि पिछली बार बीजेपी ने जेडीयू और चिराग पासवान के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तब सीटों का बंटवारा जो है वो 3 पार्टियों में हुआ था। लेकिन इस बार जेडीयू साथ नहीं है, तो जो बाकी सीटें होंगी उसमें बीजेपी को टिकट देने में ज्यादा आसानी होगी।
क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, लेकिन बाकी सीटों पर छोटी छोटी पार्टियों को टिकट जो है दिया जा सकता है। शुक्रिया अखिलेश, इस पूरे बदलते समीकरण पर रोशनी डालने के लिए। तो चिराग पासवान का जो वनवास था वो अब खत्म होता दिख रहा है। जल्द वो मंत्रिमंडल में भी नजर आएंगे और एनडीए में उनकी वापसी होगी। एक लंबा वक्त, लेकिन अब उसका एक सुखद अंत उनके लिए होना जा रहा है।